Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Asutosh and today we are going to discuss our lecture number 7 for teaching aptitude. आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग को हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि माइक्रो टीचिंग के बारे में पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2-3 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो टीचिंग। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माइक्रो टीचिंग बेसिकली इट्स अ प्री टीचिंग प्रोसेस। मतलब जब हम पढ़ाने जाते हैं, जब टीचर एक अपना टीचिंग लेक्चर देने जाता है, उसके पहले का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग प्रोसेस। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक वेयर बाय द टीचर रिव्यूज अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ टीचिंग सेशन। मतलब बेसिकली इसमें टीचर को ट्रेंड किया जाता है कि उसे किस तरीके से टीचर जाके टीचिंग करनी है, उसे किस तरीके से जाके लेक्चर देना है। इसके लिए वो पहले क्लास लेने के पहले ही अपने पीयर ग्रुप में उनसे फीडबैक लेता है, या तो पिछली बार की रिकॉर्डिंग पहले ही प्रैक्टिस करता है और उनके डिमॉन्स्ट्रेशन को देख के उनको कॉपी या सेम कॉपी करके अपनी प्रैक्टिस करता है। उसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल। मतलब इसमें जैसे ही लेक्चर्स होते हैं वैसे ही एकदम एग्जैक्ट सेम अपने पीयर्स ग्रुप को बैठा के या कम लोगों को, कम स्टूडेंट्स को बैठा के सेम एज जैसे वो लेक्चर देगा उसी हिसाब से इन्वायरमेंट बना के उसमें टीचर अपनी पहले प्रैक्टिस करता है। गिवन बाय ड्वाइट एलन इन 1963। ये कंसेप्ट माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट ड्वाइट एलन ने सबसे पहले 1963 में दिया था। टीचिंग टेक्निक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीचर। मतलब माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक भी है जिसके थ्रू टीचर अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करता है लेक्चर देने के पहले। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग इज टू मॉडिफाई द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब माइक्रो टीचिंग का बेसिकली एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टीचर को जिस तरीके से लेक्चर लेना होता है एक एग्जैक्ट उसी तरीके का इन्वायरमेंट बना के और उसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन खुद को प्रैक्टिस करके वो देता है कि आगे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि उसका लेक्चर एकदम इफ़ेक्टिव हो जैसा वो चाहता है, जैसा उसका ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर पाए और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करके उसको अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज वो बता पाए। इसलिए इसका माइक्रो टीचिंग का यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो माइक्रो टीचिंग होता है कि जो टीचर टीचिंग आप करने वाले हैं उससे पहले ही वो एकदम एग्जैक्ट वैसे डिमॉन्स्ट्रेट खुद को करके प्रैक्टिस कर लें। फिर नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। मतलब फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसकी क्या विशेषताएँ हैं। ओनली वन टीचिंग स्किल इज कंसीडर्ड एट अ वन टाइम। मतलब एक टाइम में बस आपका टीचिंग स्किल एक ही तरीके का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे आप शुरुआत करेंगे, इसके लिए जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं बस एक टाइम में वही एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। नो इम्पॉर्टेंट टू सब्जेक्ट कंटेंट, दे शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन द टीचिंग स्किल्स। मतलब इसमें आपका ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट कंटेंट कैसा है ये देखना होगा, उसमें आप कितना ज़्यादा सब्जेक्ट आप शामिल कर पाए हैं, कितने सोर्सेज से लिए गए, कितने रेफरेंस दिए हैं, कितने अच्छे बुक से आप पढ़ाने वाले हैं, ये सब नहीं। बस इसमें ये ध्यान रखा था आपका स्ट्रेटेजी कैसी होगी पढ़ाने के लिए। आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका मैनर, ऑडियो वीडियो विजुअल टीचिंग एड्स यूज़ करने वाले हैं नहीं करने वाले, बस इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है आपके स्ट्रेटेजीज, आपके मेथड्स पे। रिड्यूस क्लासेस 5 to 10 स्टूडेंट्स और पीयर्स। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो पूरा क्लास है जहाँ पढ़ाने वाले हैं उसके पहले ही पूरी क्लास बना के एक बार आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, नहीं। उसमें से 5-10 बच्चों को, मतलब एक स्मॉल ग्रुप रहता है, उनके सामने आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। टॉपिक साइज ऑल्सो रिड्यूस्ड। टॉपिक साइज भी रिड्यूस कर दिया जाता है। ऐसा नहीं पूरा कंटेंट ही आप 1 घंटे का लेक्चर लेने वाले तो पूरे 1 घंटे आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग स्किल्स, फीडबैक फॉर परफॉर्मेंस इंटरव्यू। मतलब जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं फिर उसके लिए आपको ऑडियंस से उसके टाइम आपको फीडबैक भी मिलता है कि मतलब आपने कैसा किया, आपने अच्छा किया, बुरा किया, इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपको इसमें शामिल नहीं करनी। ये सारी चीज़ें भी आपके पीयर्स ग्रुप या जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताते हैं, जिससे आप इम्प्रूव कर पाएँ अपने स्ट्रेटेजीज़ को, अपने स्किल्स को। ये सारी चीज़ें थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसके बाद आता है हमारा प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ये कहीं से शुरू होके एक जगह ख़त्म होता है। इट्स लाइक अ जर्नी।
जो कि प्रोसेस है, तो इसमें कई सारे बीच में स्टेजेस भी आएंगे, तो ये स्टेजेस ही हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग द स्किल, मतलब आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए उसको आप पहले जानेंगे। आप जब पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, जाके आप कैसे खड़े होंगे, आपका वॉइस का पिच कैसा होगा, टोन कैसा होगा, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका क्लॉथिंग ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से इस पर ध्यान देना होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्किल्स, अब आप ये सारी चीज़ें जब एक बार देख लिया तो उसको आप डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि ये क्या फिट है उस लेक्चर के लिए, उस तरीके का जो लेक्चर आप देने वाले हैं, अपने गोल अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फिर है प्लानिंग लेसन, आप जो आप लेसन लेने वाले हैं उसको प्लान करते हैं। फिर है टीचिंग द लेसन, जो आप लेसन पढ़ाना है उसको प्लान कर लिया, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं यानी इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब आप लेक्चर देते हैं एज इट इज़, जैसे आप लेक्चर दे रहे होंगे जो आपको देना है, जिसके लिए आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं। फिर है डिस्कशन, वो जब लेक्चर दे लिया तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं 5-10 या जो पीएस ग्रुप है जिसके सामने आपने माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं उनके साथ आपका डिस्कशन होगा कि आपने कैसा किया, जो फीडबैक देंगे वो फीडबैक देंगे। उसके बाद से फिर से रिप्लानिंग, उनका फीडबैक लेके आप फिर से प्लान करेंगे कि आपको इस बार क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या क्या कमियां रह गई, उसको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप फिर से प्लान करेंगे। रीप्लान करके फिर से रीटीचिंग, और उसके बाद फिर से आप अपना रीडिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, एक बार फिर से उनके सामने वो जैसा बताएं हैं कि क्या कमी रह गई उसको कंप्लीट करने के लिए आप फिर से टीचिंग प्रोसेस, फिर से अपना लेक्चर डिलीवर करेंगे। फिर रीडिस्कशन, मतलब फिर से वो फीडबैक देंगे, फिर से बात होगी कि पहले से ये अच्छा रहा या पहले से और ज़्यादा ख़राब हुआ, इस पर डिस्कशन होगा। फिर वो जैसा बताएंगे फिर से रीप्लानिंग होगी, फिर से रीटीचिंग होगी, फिर से रीडिस्कशन, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो आउटकम आपको चाहिए वो नहीं मिल जाता। तो इट्स अ प्रोसेस जो टीचर को इसलिए तैयार करता है, इसलिए रेडी करता है कि वो अपने लेक्चर्स को इफ़ेक्टिव तरीके से, जैसा वो चाह रहा है उसका डिज़ायर्ड जैसा आउटकम है वैसा स्टूडेंट के सामने वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। फिर नेक्स्ट इसका स्टेप्स, सबसे पहले इसमें मतलब प्लानिंग, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहला है प्लानिंग, जो आपको सब्जेक्ट डिलीवर करना है उसके कंटेंट्स के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, कंटेंट प्रिपेयर करेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आप टीचिंग करेंगे, आप वो डिलीवर करेंगे क्लास के सामने या जहाँ भी आप उस टीचर को उस कंटेंट को डिलीवर करने वाले हैं। फिर फीडबैक, उससे आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया। फिर रीप्लानिंग, फिर उससे आप उसको फीडबैक पाने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, फिर रीटीचिंग, रीफीडबैक, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता तब तक जब तक आप जो डिज़ायर्ड आपका आउटकम है, डिज़ायर्ड गोल है, वो आप अचीव नहीं कर लेते कि आप एकदम रेडी हैं, आप लेक्चर देने के लिए क्लास में जाने के लिए एक फुल प्रिपेयर है, ये तब तक ये स्टेज चलता ही रहता है। दिस इज़ द माइक्रो टीचिंग। आई होप आपको ये आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किए होंगे, आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारा माइक्रो टीचिंग का जो ये टॉपिक था ये ख़त्म होता है। अब हम इसके बाद कुछ कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इस चैप्टर से ये हमेशा ही पूछे जाते हैं। बिना इन दोनों कीवर्ड्स के हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों से रिलेटेड हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड भी होगा। पहला है इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव मेथड मतलब होता है जैसे इंडक्टिव रिसर्च भी इसी तरीके का होता है। तो इसका जो वर्ड इंडक्टिव है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव मतलब होता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जैसे कोई एक आप ऑब्जर्व किए कोई चीज़, उसी तरीके का फिर आप कोई और चीज़ ऑब्जर्व किए और इन दोनों को तीनों को मिलाकर आप फिर से कोई कंक्लूजन दे दिए, उसको जनरलाइज कर दिया कि ये हमेशा सबके लिए ही ऐसे अप्लाई होता है, ये सबके लिए ही यूनिवर्सल तरीके का है, वो होता है आपका इंडक्शन मेथड। Inductive method involves moving from specific observations to broader generalization and theories. फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जैसे ये एकदम नॉर्मल कहा जाता है कि जो न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन का रूल दिया था, उसका फॉर्मूला दिया था, उन्होंने दिया था कि एप्पल ऊपर से पेड़ से नीचे उनके पास गिरा था। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, फिर उन्होंने अपने आसपास की और चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि सारी चीज़ें ही ऊपर से नीचे ही गिर रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को, स्पेसिफिक चीज़ों को, पार्टिकुलर चीज़ों को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने उसे जनरलाइज कर दिया। उन्होंने थियरी बनाई कि सारी चीज़ें ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड हैं और वो हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरती हैं, उसको उन्होंने जनरलाइज कर दिया, यूनिवर्सल कर दिया। तो ये उन्होंने इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया, वो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल गए। इसमें आपको थियरी पहले से पता नहीं होती, आपको थियरी बनानी पड़ती है स्पेसिफिक इवेंट्स से। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इंडक्टिव मेथड मतलब फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल।
इनफॉर्मली वी समटाइम्स कॉल दिस अ बॉटम अप अप्रोच, इसे बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की साइड जाना। when there is little when there is little to no existing literature on a topic, it is common to perform inductive research because there is no theory to test. The inductive approach कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, मतलब जब आपके पास पहले कोई लिटरेचर ना हो किसी चीज़ को करने में, मतलब आपके पास कोई डाटा अवेलेबल ना हो, वहाँ थियरी नहीं हो, तब हम इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें थियरी हमें बाद में खुद ही बनानी पड़ती है। पहले हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर इवेंट्स लेते हैं उसको अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ये बेसिकली 3 इसके स्टेजेज होते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न, तीसरा होता है डेवलप अ थियरी। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स। जैसे मान लीजिए अ लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट इज डिलेड, मतलब एक जो सस्ती फ्लाइट होती है वो डिलेड होती है। डॉग्स ए एंड बी हैव फ्लीज। एंड थर्ड, एलिफेंट्स डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट, मतलब एलिफेंट को पानी चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। फिर इसको हम ऑब्जर्व अ पैटर्न, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है इसका अनदर 20 फ्लाइट्स फ्रॉम लो कॉस्ट आर डिलेड, मतलब कोई एक जो पहले एक ही बस वो सस्ती सी एयरलाइन थी वो लेट थी, फिर उन्होंने बाकी के 20 और एयरलाइन को देखा जो सस्ती थी वो डिलेड थी। तो यहाँ पर इन्होंने थियरी निकाल दी 2 पार्टिकुलर इवेंट्स को देखने के बाद कि सारी जो लो कॉस्ट या सस्ती एयरलाइंस हैं वो सस्ती ही होती हैं। 2-3 ऑब्जर्वेशन को देखा, उसके बाद इन्होंने थियरी दे दिया। इन्होंने देखा जैसे एलिफेंट डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट, ऑल ऑब्जर्व्ड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। जो उन्होंने देखा एलिफेंट वाटर पे डिपेंड करता है, उसके बाद बाकी की जो सारे एनिमल्स हैं वो भी वाटर पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये थियरी दे दी कि ऑल बायोलॉजिकल लाइफ्स डिपेंड्स ऑन वाटर, मतलब सारे एनिमल्स यानी सारे जीवित इंसान बायोलॉजिकल लाइफ जिनके पास है वो पानी पर डिपेंड करते हैं जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव के लिए। तो इसका बेसिकली यही मतलब है कि अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्जर्व करो, उसके बाद पूरा जनरलाइज कर दो, उसको यूनिवर्सलाइज कर दो। ये होता है इंडक्टिव मेथड। फिर इसके बाद आता है हमारा डिडक्टिव अप्रोच या डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड हमारा एग्जैक्ट इंडक्टिव मेथड के अपोजिट होता है, यानी इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, मतलब हमें पहले से थियरी मालूम होती है, उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ों पे उसके अंदर शामिल होने वाले एकदम उसका डीप इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, वो होता है हमारा डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव रीजनिंग वर्क्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, समटाइम्स दिस इनफॉर्मली कॉल्ड अ टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम अप्रोच भी इसे कहते हैं। When conducting डिडक्टिव रिसर्च यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ थियरी, इसमें थियरी पहले से मालूम होती है, उसके बाद हम उसमें स्पेसिफिक अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इफ़ देयर इज़ नो थियरी यू कांट कंडक्ट अ डिडक्टिव अप्रोच, मतलब अगर आपके पास कोई थियरी पहले से मौजूद नहीं है तो आप उसमें डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। द डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। पहला है स्टार्ट विथ एन एग्जिस्टिंग थियरी, मतलब आपके पास पहले कोई थियरी आपके पास मौजूद है। जैसे हम उसी एग्जांपल से समझते हैं, लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑलवेज हैव डिलेज, मतलब जो सस्ती एयरलाइंस होती हैं, चीप एयरलाइंस होती हैं, वो हमेशा ही डिले होती हैं। दूसरा है इफ़ पैसेंजर्स फ्लाई विद अ लो कॉस्ट एयरलाइन देन दे विल ऑलवेज एक्सपीरियंस डिलेज, मतलब जो पैसेंजर्स हैं वो अगर उस एयरलाइन से यात्रा करते हैं, उससे अगर ट्रैवल करते हैं तो हमेशा ही उन्हें डिले होगा उन्हें पहुंचने में अपने डेस्टिनेशन पे। ये होता है फार्मूलेट हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थियरी। कोई यही एज्यूम करेगा कि अगर कोई एयरलाइन है उसमें कोई पैसेंजर बैठा है, उस एयरलाइन से जा रहा है तो वो लेट ही होगा हर कोई। जैसे हम नॉर्मल भी कहते हैं कि वो उस ट्रेन से जा रहा है, इसका मतलब वो लेट पहुँचेगा। फिर थर्ड स्टेज होता है कलेक्ट डाटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, उसके लिए हम फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट फ्लाइट डाटा ऑफ लो कॉस्ट एयरलाइंस, और जितनी सारी लो कॉस्ट की एयरलाइंस हैं यानी चीप एयरलाइंस हैं, हम उनसे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर आएगा हमारा चौथा स्टेज एनालाइज द रिजल्ट्स, डज द डाटा रिजेक्ट और सपोर्ट द हाइपोथेसिस, मतलब वो डाटा जो बता रहा है क्या वो डाटा हम सच में जो एज्यूम किए हैं कि जो सस्ती एयरलाइंस होती है उसमें बैठने वाला पैसेंजर हमेशा ही लेट होता है, उसके बेसिस पे हम कहेंगे सही है या उसके बेसिस पे हम कहेंगे नहीं है। मतलब ये बता सकते हैं कि अगर उस फ्लाइट में ए नाम का आदमी बैठा हुआ है तो ए लेट हुआ या नहीं, इसका टेस्ट करने के लिए, उस स्पेसिफिक चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डिडक्टिव अप्रोच।
क्योंकि जो हमारा डाटा बोल रहा है वो बोल रहा है 100 में से 5 फ्लाइट्स ऐसे हैं जो आर नॉट डिलेड, मतलब वो जो डिलेड नहीं है, तो वो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि हम उसको जनरलाइज कर दें कि सारी सस्ती एयरलाइंस लेट ही होती है, ये हमारा एजम्पशंस गलत था। मतलब आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्लियर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंडक्टिव रिसर्च होता है, आपके पास थियरी नहीं होती, अब स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर थियरी बनाते हैं। डिडक्टिव अप्रोच होता है कि आपके पास थियरी पहले से मौजूद होती है, स्पेसिफिक पे उस पर फिर हम जनरलाइज जो हमें नॉलेज पता है उससे होकर हम स्पेसिफिक कंडीशन पर जाते हैं, ये देखते हैं कि वो स्पेसिफिक के लिए लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने एजम्पशन को हम टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस था, हमारा प्रेडिक्शन था, वो सही है या नहीं। इसमें पहले से थियरी होना बिल्कुल ज़रूरी होता है डिडक्टिव अप्रोच के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर आ रहा होगा। ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसे हम एक बार एक फिगर से समझते हैं। ये सबसे पहला है इंडक्टिव, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, स्पेसिफिक को, उसके बाद उसके पैटर्न को समझते हैं। मतलब हम कई सारे और उसके आसपास के ऑब्जर्व और उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न को समझते हैं कि क्या सच में ऐसा है। फिर हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस एक बनाते हैं, उसके बाद उसको थियरी देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं कि हाँ मतलब ये ऐसा ही है या ये ऐसा नहीं है। इसमें डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें थियरी मालूम होती है, उस थियरी से हम फिर हाइपोथेसिस लेते हैं। जैसे हमें थियरी मालूम है कि सारी सस्ती एयरलाइंस लेट ही होती हैं, फिर हम उसका हाइपोथेसिस मान लेते हैं, हाँ हाँ सस्ती होती है। उसके बाद फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको हम चेक करते हैं साइंटिफिक वे में उस सैंपल के आधार पर, उस डाटा के आधार पर। उसके बाद हम कंफर्म करते हैं कि हाँ ये हमारा हाइपोथेसिस सही था या नहीं, यानी सारी फ़्लाइट्स जो सस्ती फ़्लाइट्स हैं वो डिले होती हैं या नहीं। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक थियरी का बनाती है, दूसरी थियरी को टेस्ट करती है। ये था हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़रूरी टर्म्स है इंडक्टिव और डिडक्टिव, हमेशा हर कोई इसमें जब तक एकदम क्लियर कट आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रख लेंगे, इसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे आप, तब तक इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। इसीलिए मैं सोचा आपको एकदम डिटेल में आपको समझा दूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में आज हमारा इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में